Hello guys, welcome to Pharma Hotspot. In this video we're going to discuss about DNA replication. ये सेकंड पार्ट है सेंट्रल डोगमा प्लेलिस्ट का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। उसमें हमने डिस्कस करा है DNA RNA के बारे में। उसके बाद हम बनाएंगे पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे कि DNA से mRNA कैसे होता है, उसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। और इन फोर्थ पार्ट वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसलेशन इन विच वी डिस्कस अबाउट द हाउ mRNA इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन। ये चारों वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक है। सो लेट्स बिगिन द सेकंड पार्ट। गाइस पहले बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है? तो ये एक प्रोसेस है ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एक बार इसको देख लेते हैं कि ये एक प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? ऑफ मेकिंग एन आइडेंटिकल कॉपी। आइडेंटिकल कॉपी बनानी है किसकी? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मतलब एक स्ट्रैंड तो हो गया ये वाला एंड द सेकंड स्ट्रैंड इज दिस वन। सो दिस इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब दो स्ट्रैंड है। उसके बाद यूजिंग एग्जिस्टिंग, किसकी मदद से वो आइडेंटिकल कॉपी बना रहा है? यूजिंग एग्जिस्टिंग डीएनए एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस और न्यू डीएनए स्ट्रैंड। एज अ टेम्पलेट यूज़ करेगा उस डीएनए को टू मेक अ न्यू डीएनए। अब एक्चुअल में कहीं होगा क्या, जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब दो स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में अनवाइंडिंग उसकी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा गाइस कि धीरे धीरे करके एक नया स्ट्रैंड इस पर फॉर्म होगा। ओके, सेम प्रोसीजर यहाँ पे चलेगा और इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास दो डीएनए हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि एक से दो डीएनए हमारे पास फॉर्म हो चुके हैं। ये सिंपल प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का। उसके बाद हम और पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियस में होता है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। अगर हम बात करें प्रोसीजर मतलब होता कैसे कैसे, मेनली इसमें इंक्लूड है 8 स्टेप्स। तो 8 स्टेप में ये पूरी रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाएगी। तो पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम पहले देखते हैं कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट के फंक्शन क्या क्या है। तो बेसिकली इसके दो फंक्शन है। पहला कि सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, मतलब इन फर्दर प्रोसेसेस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और दूसरा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में हेल्प करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब ये आप डायग्राम देख सकते हो, सिंपल सा डायग्राम है कि ये नॉर्मल डीएनए है फर्स्ट जो है। आप सेकंड में क्या हुआ, इसकी अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खुलने लगा नीचे से। अब जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है उसको हम बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वेयर द रेप्लिकेशन इनिशिएट। उसके बाद थर्ड में हम देख सकते हो कि ऑरेंज थ्रेड आपको दिख रहा होगा, तो ये स्टार्ट हो रहा है न्यू डीएनए फॉर्मेशन। उसके बाद इन द फोर्थ स्टेप आप देख सकते हो कि ज़्यादा अनवाइंडिंग हुई है और थोड़ा सा न्यू डीएनए ज़्यादा बन गया है। इन द फिफ्थ स्टेप आप देख सकते हो कि ये दो डीएनए फ्रॉम द सिंगल डीएनए बन चुके हैं इन अ वेरी इजी स्टेप्स। आप देख सकते हो कि इन स्टेप्स में अनवाइंडिंग भी होती रहेगी और नया डीएनए फॉर्म भी होता रहेगा। दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते रहेंगे। उसके बाद हम इसको और क्लियर करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। 4 टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट फाउंड फ्लोटिंग फ्री न्यूक्लियर शेप। तो 4 तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट है न्यूक्लियर शेप में, जो न्यू मटेरियल इन डीएनए सिंथेसिस। क्योंकि जो न्यू डीएनए बनेगा वो बेसिकली इन ही 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट का बनेगा। अब हम फटाफट से जान लेते हैं कि ये 4 कौन कौन से हैं। पहला है डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, सेकंड है डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थर्ड है डीऑक्सी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट और लास्ट है हमारे पास डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे इसमें, तो हमने एडिनोसिन लिया है, साइटिडीन लिया है, ग्वेनोसिन लिया है, थाइमिडीन लिया है। हमने पहले डिस्कस करा था अपनी पिछली वीडियो में, ये सारे AGCT ये हमने पढ़ा था कि जो एडिनोसिन है वो ग्वेनोसिन के संग बॉन्ड बनाएगा, साइटिडीन है वो थाइमिडीन के संग बॉन्ड बनाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं और इसको शॉर्ट में बोलते हैं DAMP
मतलब डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें है DCMP, तो इसमें है डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। DGMP का मतलब है डीऑक्सी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, और DTMP का मतलब है डीऑक्सी थाइमोडिन मोनोफॉस्फेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर एक्टिवेटेड बाय यूनियन ऑफ ATP विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्टिवेट कैसे होंगे, वो होंगे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेज एंजाइम। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, फॉस्फरस को ऐड करेगा। और आपको पता ही होगा कि मोनोफॉस्फेट इज़ ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू ट्राईफॉस्फेट। कोई भी रिएक्शन में मोनोफॉस्फेट होगा, उसमें अगर हम फॉस्फेट ऐड करेंगे ग्रुप, तो वो बन जाएगा ट्राईफॉस्फेट। तो सिमिलरली इस केस में यू हुआ है गाइज कि जो मोनोफॉस्फेट इज़ कन्वर्टेड इनटू ट्राईफॉस्फेट। सो अगर हम इसको ट्राईफॉस्फेट में करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, मोनो की जगह टी लगा देंगे, एम की जगह टी से रिप्लेस कर देंगे। जो ये मोनो वर्ड है उसको हम ट्राई से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे एम को रिप्लेस कर देंगे विद टी। सो यही करा है हमने। DATP मतलब डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राईफॉस्फेट, और यह डीऑक्सी थाइमोडिन ट्राईफॉस्फेट। अब ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो मेन एंजाइम है वो है DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। अब ये मेन एंजाइम क्यों है, क्योंकि ये करवाता है पॉलीमराइजेशन। मतलब जो इन न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमराइज कराएगा, मतलब इन 4 से बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा वो यही एंजाइम है। सो इट कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। और जो कंप्लीट रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो अबाउट 38 मिनट्स है। तो आप समझ सकते हो कि 38 मिनट्स में वो सारे 8 स्टेप हो रही हैं। सो इट्स क्वाइट फास्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एक्सपोजर ऑफ पेरेंट DNA बेसिस। द रेप्लिकेशन अकर विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स कॉल्ड रेप्लिकेशन फोक। जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि वो हल्का हल्का सेकंड स्टेप में अनवाइंड होना स्टार्ट हुआ है, मतलब स्मॉल ओपनिंग है DNA में, तो उसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन फोक। इसका भी हम डायग्राम अच्छे से देखेंगे। पेरेंट DNA डबल हेलिक्स अनवाइंड बाय हेलिकेज एंड स्प्लिट्स इनटू सिंगल DNA स्ट्रैंड बाय ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू एक्सपोज ATGC। अब इसमें 2 पॉइंट बोले गए हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जो पेरेंट DNA डबल हेलिक्स है वो अनवाइंड किससे होगा, हेलिकेज एंजाइम से होगा। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम इसको डबल हेलिक्स को अनवाइंड करेगा, और जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो उनके बीच का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब जो डबल स्ट्रैंडेड हमारे पास DNA था उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और वो सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है सेकंड स्टेप में। उसके बाद अ डेफिनेट रीजन वेयर रेप्लिकेशन इनिशिएट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो आपको रेप्लिकेशन फोक याद रखना है और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में आता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है, तो हम सिंपली बोलेंगे कि जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है, जहाँ से इनिशिएट हुई है, उसको बोलेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये होता कहाँ पे है, ये होता है रेप्लिकेशन फोक में। नेक्स्ट जो हमारे पास है DNA गायरेज और टोपोइसोमरेज 2। ये एक अनदर हमारे पास एंजाइम है। सो ये क्या करता है, ये करता है अनकोइलिंग। ठीक है, फैसिलिटेट अनकोइलिंग। सो ये अनकोइलिंग करेगा, कैसे करेगा, एंजाइम कट करेगा और रीजॉइन करेगा। ठीक है, सो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एंजाइम्स। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम है सिंगल स्ट्रैंड DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स या फिर हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स। ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा द अनबाउंडेड टेम्पलेट स्ट्रैंड को। मतलब जो खुल चुका है, जो अनवाइंड हो चुका है, उसको ये स्टेबलाइज करेगा। इसका नाम में भी हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, मतलब ये स्टेबलाइज कर रहा है। और ये सारे एंजाइम्स जो हम पढ़ रहे हैं वो एक टेबुलर फॉर्म में हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि जो हमने टर्म्स अब तक डिस्कस करी हैं, कि पहली ये रेप्लिकेशन फोक का डायग्राम है, दूसरा इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे होगा जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है, और जो हेलिकेज एंजाइम है वो इसको अनवाइंड करेगा, इसको खोलेगा। पहले ये इनिशियल स्टेज पे ऐसा था हेलिकल शेप में, बट नाउ जैसे फर्दर जाएगा
ये अनवाइंड होता जाएगा विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम। नेक्स्ट गाइस जो हमारे पास स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स। सो आरएनए प्राइमर्स पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है। सो आरएनए प्राइमर्स, अ शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए इज फॉर्म्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट एट 5 एंड। सो अगर ये डीएनए स्ट्रैंड है तो इसमें 2 एंड होते हैं, एक तो होता है 5' एक होता है 3'। सो ये क्या कह रहा है कि आरएनए की शॉर्ट चेन बन जाती है एट द 5 एंड। ओके, तो 5 एंड पे शॉर्ट आरएनए की चेन को हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर्स। ये यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, ये आरएनए प्राइमर्स है ना कि डीएनए प्राइमर्स। ये आप करेक्ट कर लीजिए इस चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंजाइम प्राइमेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए बिल्डिंग ब्लॉक इनटू प्राइमर। सो जो एंजाइम प्राइमेज है वो क्या करेगा, कैटेलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन ऑफ आरएनए बिल्डिंग। जो आरएनए बन रहा है स्ट्रैंड पे उसको पॉलीमराइजेशन करेगा उसका प्राइमेज एंजाइम। फिर आरएनए प्राइमर इज़ फॉर्म्ड बिकॉज, आरएनए प्राइमर बना क्यों है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए का काम क्या है, रोल क्या है, वो हमको समझना है। क्योंकि आरएनए प्राइमर हुआ क्यों है, आरएनए प्राइमर हमारे हुआ है बिकॉज जो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो ये फंक्शन नहीं कर सकता। वो कौन सा फंक्शन नहीं कर सकता, वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन हमको आरएनए प्राइमर की ज़रूरत है। ठीक है, आरएनए प्राइमर्स फॉर्म्ड बिकॉज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट इनिशिएट सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए। बिकॉज अगर डीएनए पॉलीमरेज है हमारे पास और हमारे पास एक एग्जिस्टिंग डीएनए है, सो उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज इट्स नॉट कैपेबल टू रेप्लिकेट वन डीएनए इनटू मैनी अदर डीएनए। बट इफ़ द आरएनए प्राइमर्स आर फॉर्म्ड ऑन द स्ट्रैंड्स देन द न्यू डीएनए विल बी फॉर्म। बट अगर हम बात कर रहे हैं आरएनए, अगर हम बात करें ट्रांसक्रिप्शन की जिसमें डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो उसमें हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इज़ कैपेबल टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। सो ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम से, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलते हैं कि आरएनए प्राइमर किस में यूज़ होता है। अब आप सोचोगे आरएनए प्राइमर है तो आरएनए से रिलेटेड होगा और आरएनए से रिलेटेड है तो ये ट्रांसक्रिप्शन होगा, बट ये ट्रांसक्रिप्शन में नहीं, ये डीएनए रेप्लिकेशन में यूज़ होता है। ठीक है, आरएनए प्राइमर इज़ यूज्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। क्यों, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट हो सके। बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज ये इनिशिएट नहीं करा सकता, इस मारे हमको आरएनए प्राइमेज की ज़रूरत है। उसके बाद प्राइमर्स आर लेटर रिमूव्ड एंड गैप्स आर फिल्ड विद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। जो प्राइमर्स हैं जो अटैच हुए थे वो बाद में रिमूव हो जाएंगे, जो उनका गैप्स होगा उसको हम फिल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हमने पढ़े थे। डीजीएमपी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो हमने पढ़े थे पहले 4, तो वो सारे फिल हो जाएंगे। और ये करेगा कौन, ये करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। नेक्स्ट हमारे पास ये टेबल है जिसमें आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ गाइज, ये जो ग्रीन जो आप देख सकते हो ये आरएनए प्राइमर है। उसके बाद आरएनए प्राइमर रिमूव हो गया और डीएनए पॉलीमरेज 1 आया और आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया। और फिर क्या हुआ, जो ये न्यूली फ्रेगमेंट था, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट था, न्यूली जो फ्रेगमेंट बनाया था इस आरएनए प्राइमर ने, वो फिर इस साइड रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है। और आप एंड स्टेज में देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी प्राइमर नहीं है। सो सिंपली हुआ क्या, ये हमारे पास एक प्राइमर है, इसने एक ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बना दिया। अब इस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनने के बाद डीएनए पॉलीमरेज आया और इस प्राइमर को यहाँ से कट किया और हटा दिया, और ये जो हमारे पास फ्रेगमेंट था वो और लेंथ उसकी बढ़ गई है। सो एक सिंपल सा प्रोसेस था। उसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ स्टेप की, तो वो है बेस पेयरिंग। इसमें गाइज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट गेट जॉइन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू नाइट्रोजन बेस ऑफ बोथ सिंगल डीएनए चेन अकॉर्डिंग टू बेस पेयरिंग रूल वॉटसन एंड क्रिक। सो बेस पेयरिंग रूल वॉटसन क्रिक का ये था कि ए टी से संग जुड़ेगा और सी जी के संग जुड़ेगा। सो इस अकॉर्डिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट ज्वाइन हो गए विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड्स। ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है गाइस कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मोनोफॉस्फेट। अब जो डीऑक्सीराइबोस मोनोफॉस्फेट था वो अगेन ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था गाइस कि वो ट्राईफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट में हो रहे हैं, अब वो अगेन ट्राईफॉस्फेट से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए चेन। नई डीएनए चेन बननी स्टार्ट हो गई है। एडजेसेंट मोनोफॉस्फेट ज्वाइन हो गए हैं टू ईच सिंगल डीएनए स्ट्रैंड बिकम लिंक टुगेदर फॉर्म अ न्यू डीएनए चेन, बट देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन एट रेप्लिकेशन फोक। अब क्या है वो कॉम्प्लिकेशन कि एक तो हमारे पास है लीडिंग स्ट्रैंड और एक है लैगिंग स्ट्रैंड। इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने प्रीवियस डायग्राम पे जो हमने पढ़ा था रेप्लिकेशन फोक का। देखिए गाइस, इसमें क्या है कि हमारे पास एक कॉन्टीन्यूस है और एक डिसकॉन्टीन्यूस है। अब जो ये डिसकॉन्टीन्यूस है इसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और जो कॉन्टीन्यूस है जिसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं हो उसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। अब आपको एक बात समझनी होगी, जो ये फ्रेगमेंट्स है इसको हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, बिकॉज पहला पॉइंट कि लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड है, ठीक है। लीडिंग स्ट्रैंड है वो कॉन्टीन्यूस है, लैगिंग स्ट्रैंड है वो डिसकॉन्टीन्यूस है, मतलब उसमें बीच बीच में ब्रेक डाउन है, और इसको बोलते हैं हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब जो ये ब्रेक डाउन है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को कंबाइन कर देगा और इस डिसकॉन्टीन्यूस से बना देगा कॉन्टीन्यूस। यही सब हम उसमें डिस्कस करेंगे अपने 6th पॉइंट में। सो देयर इज़ वन स्ट्रैंड विद पोलरिटी 3' to 5', वो उसको हम बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। उसमें क्या है कॉन्टीन्यूस रेप्लिकेशन। वाइल ऑन अदर स्ट्रैंड जिसमें पोलरिटी 5 से 3 है उसको हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, और इसमें डिसकॉन्टीन्यूस रेप्लिकेशन है। उसके बाद लैगिंग स्ट्रैंड ऑल्सो नोन एज ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और वो लिंक अप बाय द डीएनए गायरेज आफ्टर रिप्लेसिंग आरएनए प्राइमर्स विद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए गायरेज क्या करेगा, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को लिंक कर देगा। कब करेगा, जब आरएनए प्राइमर्स निकल चुकेंगे और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स उसमें आ चुकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7th स्टेप है वो है प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर्स। अगर इफ़ रॉन्ग बेस गेट अटैच, अगर कोई रॉन्ग बेस है मतलब ATGC, अगर T की जगह हमारे पास C अटैच हो गया है, अगर कुछ रॉन्ग अटैच हो गया है तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको हटा देगा और उसको करेक्ट कर देगा। सो इसमें बेसिकली ये कह रहा है कि अगर रॉन्ग बेस अटैच हो गया तो क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पता लगाएगा कि गलत अटैच हो गया है, उसको रिमूव करेगा और उसको करेक्ट कर देगा। नेक्स्ट गाइस हेलिक्स फॉर्मेशन है। सो ईच डॉटर डबल डीएनए मॉलिक्यूल बिकम कोइल्ड टू फॉर्म डबल हेलिक्स। सो जो भी हमारे पास ये थे उसको करेक्ट पोस्चर में लाने के लिए, हेलिकल शेप में लाने के लिए ये स्टेप है 8th स्टेप। सो यही 8 स्टेप्स थे गाइस इस डीएनए रेप्लिकेशन के। सो 1 by 1 हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप करे हैं डिस्कस। सो पहला स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। इसमें जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स है वो ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सेकंड स्टेप में जो मेन एंजाइम है वो सेकंड स्टेप था एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए बेसिस, जिसमें हमने पढ़ा था लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। और उसके बाद हमारे पे थर्ड स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर्स का हमने यूज़ पढ़ा था कि वो इनिशिएट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को, बिकॉज डीएनए डिपेंडेंट इतना कैपेबल नहीं है कि वो इनिशिएट कर सके। उसके बाद बेस पेयरिंग हमने पढ़ा था कि A T के संग और G C के संग हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू लिंक हो जाएंगे। और कन्वर्जन 5th पढ़ा था हमने कि मोनोफॉस्फेट है वो ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा अगेन। एंड 6th स्टेप में हमने पढ़ा था कि नई डीएनए चेन बननी स्टार्ट हो गई है और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट डीएनए लाइगेज के थ्रू लिंक हो चुके हैं। प्रूफ रीडिंग में अगर कुछ गलत हो गया तो फिर उसको सही कर देगा डीएनए पॉलीमरेज और हेलिक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे ये है कि पूरी टेबल
जिसमें हमने अलग अलग एंजाइम्स को डिस्कस करा है। सो मेनली हम 2 टेबल इसमें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज अगर हम बात करें तो इसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में अगर हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 1, तो यूकैरियोट्स में हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा। ओके, अगर हम प्रोकैरियोट्स में बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज 2, सो अगर तो यूकैरियोट्स में जो हमारे पास है वो हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा। ओके, तो ये 3 है इसमें, डीएनए पॉलीमरेज 2, और डीएनए पॉलीमरेज 3 को हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। उसके बाद हम इनके फंक्शन जान लेते हैं कि अगर डीएनए पॉलीमरेज 1 या फिर हम बोलेंगे अल्फ़ा ए की मतलब है, तो इसका क्या है, प्राइमरेज एक्टिविटी, डीएनए प्राइमर को ऐड कराना और रिमूव करना, वो सारा फंक्शन है डीएनए पॉलीमरेज 1 का। डीएनए पॉलीमरेज 2 के बेसिकली 3 फंक्शन है, एक तो प्रूफ रीडिंग, डीएनए रिपेयर का, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस का। जैसे एप्सिलॉन करेगा डीएनए प्रूफ रीडिंग, बीटा करेगा डीएनए रिपेयर, गामा करेगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस को। डीएनए पॉलीमर 3 या फिर हम बोलते हैं इसको डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, इसमें ये करेगा लीड स्ट्रैंड सिंथेसिस, कि जो कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड था उसको सिंथेसाइज करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम जैसा कि इसका नाम बता रहा है हेलिकल, तो ये हेलिकल को खोलेगा, हेलिक्स को खोलेगा। अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंड, या फिर हम बोलेंगे हेलिक्स स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। सो ये स्टेबलाइज करेगा द अनबाइंडेड डीएनए स्ट्रैंड को। प्राइमरेज आरएनए प्राइमर्स को बनाएगा। डीएनए गाइरेज या टोपोइसोमरेज रिमूवल करेगा पॉजिटिव सुपरकोइलिंग। डीएनए लाइगेज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा। सो ये सारा था समरी ऑफ द एंजाइम दैट वी डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर. So this is for today. So I hope you like the video, and if you like the video, press the like button, and if you are new here, join us by subscribing the channel. We will meet in our next video.